चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया क्यों, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हकीकत क्या है। असल में अगर हम देखेंगे, जब इंडिया आजाद हुआ था, इंडिया कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था। जब इंडिया आजाद हुआ था, इंडिया पर ब्रिटिशर्स का क्या था? कब्जा। तो ब्रिटिशर्स ने एक ओपन चॉइस दी थी प्रिंसिपल स्टेट्स को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त एक प्रिंसिपल स्टेट थी। जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त क्या थी? एक प्रिंसिपल स्टेट थी। जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसिपल स्टेट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया, आइदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। आप या तो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टेट चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट रहो इंडिपेंडेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स कितना था? इट वाज 552। इट वाज 552 में से 549 प्रिंसिपल स्टेट्स ने ज्वाइन किया, लेकिन 3 ऐसी प्रिंसिपल स्टेट्स रही जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इनमें से जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट थी। 3 प्रिंसिपल स्टेट्स में भी एक प्रिंसिपल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे 2 हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है। हैदराबाद को भी ऑपरेशन पोलो के जरिए इन्होंने इंडिया के साथ जोड़ लिया और जूनागढ़ में इन्होंने प्लेबसाइड करवा के जूनागढ़ को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब चूंकि जे.एंड.के का मसला आया, इन्होंने जब जूनागढ़ को अपने कब्जे में लिया तो जूनागढ़ को प्लेबसाइड करवाया वहां पर, क्योंकि जो वहां जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी और जो रूलर था वो मुस्लिम था। उसका नाम था मोहब्बत खान, वो मुसलमान था। मुसलमान लीडर चाहता था कि मैं इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन पॉपुलेशन चूंकि हिंदू थी वो नहीं चाहते थे किसके साथ? पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना। तो उन्होंने वहां पे करवाया प्लेबसाइड। प्लेबसाइड का क्या मतलब? डायरेक्ट वोटिंग, डायरेक्ट। अब चूंकि जूनागढ़ बहुत ही वेल्दिएस्ट प्रिंसिपल स्टेट थी उस वक्त, उसके पास टेलीकम्युनिकेशन, अपनी पोस्टल सर्विस, रेलवे, सब कुछ उनके पास था उस वक्त। 1947 की मैं बात कर रहा हूं। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने साल हो गए कि यहाँ पर रेलवे लाइन है। तो हैदराबाद में उस वक्त रेलवे लाइन थी, तो वो भी नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ, वो चाहते थे कि हम रहेंगे इंडिपेंडेंट। वहां पे जो उनका रूलर था, आया समझ, तो वो चाहता था कि उस्मान खान, वो मैं इंडिपेंडेंट रहूं, लेकिन इन्होंने क्या किया? उस पर अटैक करके ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन पोलो। तो लिया किसको? हैदराबाद को भी अपने कब्जे में। अब रह गया जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रह गया, अब यहाँ का जो रूलर था महाराजा हरि सिंह, ना अभी वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था ना इंडिया, क्योंकि हरि सिंह चाहता था मैं इंडिया के साथ ज्वाइन करूं, लेकिन पॉपुलेशन मुस्लिम 77%, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ। हरि सिंह चाहता था इंडिया के साथ, हिंदू रूलर था, लेकिन पॉपुलेशन चाहती थी पाकिस्तान के साथ। अब हरि सिंह ने क्या कहा? सेटल स्टेट एग्रीमेंट, आया समझ, स्टैंड सेटल एग्रीमेंट। न भी उनके साथ, न भी अभी ये चल ही रहा था कि पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स थे वो आए, उन्होंने कश्मीर पर किया हमला, ठीक है। पाकिस्तान के ट्राइबल्स आए, उन्होंने किया कश्मीर पर हमला, जबरदस्ती से यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। क्योंकि हमारा जो रूलर था हरि सिंह गया दिल्ली जोड़ मैं वने क्या हुआ कि पाकिस्तान के ट्राइबल्स ने, तो आप किसको करते हैं? आप इंडिया को करते हैं ना ब्लेम, मैं करता हूं पाकिस्तान को ब्लेम। अगर आज है ना जे.एंड.के में प्रॉब्लम, तो मैं पाकिस्तान को ब्लेम करता हूं, मैं यहाँ के ट्राइबल्स को ब्लेम करता हूं, कि मैं इंडियन ट्रूपर्स को ब्लेम नहीं करता। क्योंकि अगर ट्राइबल्स ने हमला ना किया होता, जो हमारा रूलर था हरि सिंह, ये शायद दिल्ली नहीं जाता फौज लाने के लिए। ये जब दिल्ली गया फौज लाने के लिए, तो उन्होंने बोला आप तो पागल मत हो, हम आपको क्यों फौज देंगे? आपकी स्टेट अलग है, हमें क्या मिलेगा? हम क्यों फौज देंगे? तो आप या पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हमारे साथ साइन कर लो। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हमारे साथ साइन कर लेते हैं तो हम आपको फौज भेजेंगे। इसने कहा चलो मैं करने के लिए मजबूर, क्योंकि मजबूर था। यहाँ ट्राइबल्स का क्या था? ट्राइबल्स का कबाइलों का हमला हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। साइन होता है 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। और इफेक्ट में आता है 27 अक्टूबर 1947। तो एयरलिफ्ट के जरिए, हवाई जहाजों के जरिए नई दिल्ली से फौज आता है, दिल्ली से फौज आता है, और वो यहां पर ट्राइबल्स को हराते हैं। ट्राइबल्स वापस चले जाते हैं, तो इंडिया जे.एंड.के बन जाता है इंडिया का हिस्सा। जे.एंड.के क्या बन जाता है? इंडिया का हिस्सा। अब इन्होंने कंडीशन रखी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में कि हम तो आपके साथ आएंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करेंगे, लेकिन हमें कुछ प्रिविलेजेस होने चाहिए।
और हमें कुछ प्रिविलेजेस होने चाहिए, हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, हमें स्पेशल स्टेटस का। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्टिकल 370 के जरिए, आर्टिकल 370 के जरिए जे.एंड.के को स्पेशल स्टेटस दिया। ठीक है, आर्टिकल 370 के जरिए जे.एंड.के को स्पेशल स्टेटस दिया। स्पेशल स्टेटस कैसे दिया कि जे.एंड.के का अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जे.एंड.के का क्या रहेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जे.एंड.के का अपना स्टेट फ्लैग रहेगा, क्या रहेगा, स्टेट फ्लैग, और इसके अलावा यहां पर ऑटोनॉमी रहेगी, क्या रहेगी, यहां पर रहेगी ऑटोनॉमी इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 4 जो आर्टिकल 238 है, आर्टिकल 238 वो जे.एंड.के पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी तमाम स्टेट्स पे अप्लाई होगा, लेकिन जे.एंड.के पे अप्लाई नहीं होगा। ये 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो ये स्पेशल स्टेटस रखा गया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो 1954 में आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो इसमें जे.एंड.के को 370 के जरिए स्पेशल स्टेटस दिया गया। यानी जे.एंड.के के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही स्टेट ऐसी है जिसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना स्टेट फ्लैग था। अगर आपको याद होगा एनसी का जो फ्लैग है, एनसी का जो फ्लैग है उसमें 3 सिटिक्स नहीं है, फर्क डिफरेंस बस इतनी है, जो स्टेट फ्लैग था और जो एनसी का फ्लैग, स्टेट फ्लैग में पीछे 3 सिटिक्स यानी 3 विकेट इसमें थी जो इंडिकेट करते थे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बाकी फ्लैग शो सिमिलर टू एनसी। ठीक है, अपना फ्लैग भी था, और हम इंटर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हमारे पास ऑटोनॉमी थी कि जैसे हमें लगता है कि यहां पर हालात ठीक रहेंगे, उस हिसाब से जो हमारा बैकग्राउंड था यहां पर, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। और इसके अलावा आर्टिकल 238 ये जे.एंड.के पे अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 370 के साथ साथ आर्टिकल 370 के साथ साथ एक और आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया उसका नाम है आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A क्या था? आर्टिकल 35A के जरिए जो हमारी स्टेट थी जे.एंड.के, ये डिफाइन कर सकती थी हु आर द रेजिडेंट्स ऑफ द जे.एंड.के स्टेट, यानी स्टेट सब्जेक्ट, जिसे आप बोलते हैं ना स्टेट सब्जेक्ट, आया समझ, जिसको हम बोलते थे PRC, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये किसको देंगे आप? ये इख्तियार किसको था? ये इख्तियार था जे.एंड.के गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 35A, क्योंकि इससे पहले महाराजा ने इसको 1927 में स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था महाराजा ने 1927 में महाराजा ने, जो उस वक्त डेफिनेशन रखी कि हु आर द सिटीजन्स ऑफ जे.एंड.के। सिटीजन्स ऑफ जे.एंड.के कौन रहेंगे? हु विल बी द सिटीजन्स ऑफ जे.एंड.के। तो ये महाराजा ने रखा 1927 में। यही हमारा बना आर्टिकल 35A, जो उसने उस वक्त डिफाइन किया कि कौन रहेंगे यहाँ के सिटीजन्स, तो वो हमारा बना आर्टिकल 35A। ठीक है, अब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या हुआ? जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या हुआ? पहले बैकग्राउंड जरूरी, जब तक हमें ये चीजें ना पता हो तब तक हमें वो समझ नहीं आएगा। जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ क्या? होम मिनिस्ट्री, जो हमारी इंडिया में होम मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर चूंकि हमारे पास है अमित शाह ने क्या किया? अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक बिल पेश कर दी। राज्यसभा में एक होम मिनिस्ट्री, जो हमारा होम मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री, इसका जो मिनिस्टर है अमित शाह, उसने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक बिल पेश की, एक बिल इंट्रोड्यूस की, जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसको
125 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, 125 मेंबर्स ने, और 61 मेंबर्स ने अपोजिशन की। सपोर्ट कितने किया? 125 मेंबर्स ने सपोर्ट किया और 61 मेंबर्स ने अपोजिशन की। इसका मतलब कि यह बिल 5 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गई। जब एक 5 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गई तो 6 अगस्त को इसे लोकसभा में भी पास किया गया, लोकसभा में भी पास किया गया। 5 अगस्त को ये राज्यसभा में बिल पास हो गई, 6 अगस्त को ये लोकसभा में पास हो गई, और 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया, प्रणब मुखर्जी। प्रेसिडेंट कौन थे? और नहीं, रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे ना हमारे, रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद। इन्होंने क्या कर दिया? प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। तो इस तरह से बिल आ गई वजूद में, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया वजूद में। अब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या हुआ? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हुआ ये कि जो इससे पहले स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी, उसे अब 2 यूटीज में डिवाइड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर UT was divided, Jammu and Kashmir state was divided into 2 union territories, Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir। क्या था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कि 2 यूटीज बनाई गई, UT ऑफ लद्दाख एंड UT ऑफ J&K। 2 यूटीज बनी। UT ऑफ लद्दाख जो है 2 डिस्ट्रिक्ट, लेह एंड कारगिल, लेह एंड J&K में, स्टेट J&K में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 22। कितने थे? 22 में से 2 निकाले गए, लेह एंड कारगिल। लेह एंड कारगिल को बनाया गया UT ऑफ लद्दाख, और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है 20 डिस्ट्रिक्ट्स, उनको बनाया गया UT ऑफ J&K। वो थे 20 डिस्ट्रिक्ट्स, रहे ना 20 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बनाया गया? UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। UT ऑफ लद्दाख जो बनी, इसके लिए ना असेंबली रही और ना काउंसिल, ना इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली रखी गई और ना इसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। क्या बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। क्या रहेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से हुआ क्या? फर्स्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसे डिवाइड करके 2 यूटीज में चेंज किया गया। पहली UT ऑफ लद्दाख, ठीक है, लेह एंड कारगिल को बनाया गया लद्दाख UT, और जो जितने बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट्स बचे उनको बनाया UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब UT ऑफ लद्दाख में ना स्टेट असेंबली रहेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, और नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन J&K में लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। J&K में लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों यूटीज को एडमिनिस्टर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। क्या करेगा? एडमिनिस्टर। दोनों यूटीज रहेंगे अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन दोनों को कौन एडमिनिस्टर करेगा? LG। रहेंगे तो ये दोनों प्रेसिडेंट के कंट्रोल में, वो इन पे रूल कर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा LG के जरिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए। ठीक है। अब इस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने और क्या क्या चीज किया? और क्या क्या चीज? पहले इसने 2 यूटीज बनाए, UT ऑफ लद्दाख एंड UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा कि पार्लियामेंट में किसके कितने सीट्स रहेंगे, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में वो कितने रहे। देखो हमारे पास जो टोटल सीट्स थे जम्मू एंड कश्मीर को राज्यसभा में, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हमारे 4 सीट्स हुआ करते थे, और ये बिल्कुल 4 सीट्स रहेंगे। ये रहेंगे J&K के लिए। इसके लिए रहेंगे J&K के लिए रहेंगे राज्यसभा के लिए 4 सीट्स। ठीक है। लोकसभा में थे हमारे कितने सीट्स? कितने सीट्स थे लोकसभा में? 6। लोकसभा में कितने थे? 6 में से आप क्या होगा? 5 रहेंगे J&K के लिए, 5 किसके लिए रहेंगे, और 1 किसके लिए रहेगी? UT ऑफ
लद्दाख के लिए। ठीक है, यूटी 4 के 4 रहेंगे यूटी ऑफ जेएंडके के लिए। लोकसभा में कितने सीट्स थे? 6 सीट्स थे। अब एक रहेगी यूटी ऑफ लद्दाख के लिए और 5 किसके लिए रहेंगे? जेएंडके के। इसके अलावा रिजर्वेशन, इसके अलावा रिजर्वेशन, यहां पर अब रिजर्वेशन भी रहेगी एससी एसटी ओबीसी के लिए। वही रिजर्वेशन जो सेंटर में रिजर्वेशन है, वही रिजर्वेशन यहां पर भी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा रिजर्वेशन क्या रहेगी? जो सेंटर के लॉज के मुताबिक यहां पर रिजर्वेशन रहेगी एससी एसटी और ओबीसी की। इसके अलावा 106 सेंट्रल लॉज, 106 सेंटर के कानून जेएंडके पे अप्लाई होंगे। क्या होंगे? 106 जेएंडके के कानून डायरेक्टली अप्लाई होंगे किस पर? इंडिया के सेंट्रल लॉ जो है वो अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी पर। बस